नमस्कार दोस्तों, संजीवनी सेगमेंट में आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, मेवाड़ की बेटी हैं, नाम है निष्ठा सरीन। उनकी यहीं परवरिश हुई, उसके बाद में उन्होंने करियर अमेरिका में बनाया है। किस तरह से मेडिकल से उन्होंने अपना वास्ता रखा है और उदयपुर में उन्होंने किस तरह के स्ट्रगल के बाद विदेश में अपना मुकाम बनाया है, आज सब जानेंगे। उसके साथ ये भी जानेंगे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के अलावा विदेशों की चिकित्सा पद्धति कैसी हैं और कार्डियोलॉजिस्ट में जैसा कि उनका एक विशेष अटैचमेंट रहा है और इसी में इनकी डिग्री हुई है, तो ये क्या सोचती हैं, ये सब बातें भी इसमें जानेंगे। सबसे पहले तो मेवाड़ की बेटियां पढ़ने जाती हैं, ये तो सुनते रहे हैं, लेकिन बेटियां वहीं बस जाए और मेडिकल साइंस में ही सब कुछ जुड़ा रख ले, कैसा लगता है और यहाँ के करियर को लेके क्या कहती हैं? थैंक यू, पहले तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू। तो मैंने अपनी मेडिकल स्कूल किया RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में। मैं यहीं पली बड़ी हुई। जब मैंने मेडिकल कॉलेज ख़त्म किया तब इंटर्नशिप के टाइम हमने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में इंटर्नशिप यानी क्लिनिकल एक्सपीरियंस कुछ टाइम के लिए किया और देखा कि कितना डिफरेंस है जिस तरह से मेडिकल केयर की जाती है। और ये मेडिकल केयर केवल US के अंदर नहीं, ये ग्लोबली हर कंट्री के अंदर होनी चाहिए, ऑफ कोर्स इंडिया इंक्लूडेड। तो हम वहाँ पे रहे। मैंने न्यूयॉर्क में उसके बाद 10 साल रहकर इंटरनल मेडिसिन, फिर कार्डियोलॉजी, फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, फिर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ ख़त्म किया। और जब मैं उसके बाद प्रैक्टिस में घुसी, जब मुझे लगा अब मैं जाकर पेशेंट्स को ट्रीट करूँगी, तब जो चीज़ मुझे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल लगी, हर्डल लगी, वो ये लगी, और शायद इसीलिए बच्चे पढ़ते हैं वापस नहीं आते वहाँ सेटल होने के लिए। जो मुझे सबसे बड़ा हर्डल लगा वो ये कि जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है उसमें करीबन 500 मेल्स थे, 500 मेल्स और सिर्फ 5 फीमेल्स, और उन 5 फीमेल में ऐसी अकेली थी जो किसी दूसरी कंट्री से आई हुई थी। जब आप ऐसे 500 मेल्स के बीच में होते हैं, और मैं पैशनेट हूँ फीमेल हार्ट हेल्थ के ऊपर कि महिलाओं में हार्ट डिजीज़ कैसी होती है, हार्ट अटैक कैसा होता है, उनको ट्रीट सही तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। इतनी पब्लिकेशंस हुई हैं, इतनी रिसर्च हुई है जिसमें हम देखते हैं, पहला तो ये कि हार्ट डिजीज़ कैंसर से ज़्यादा कॉमन है। कैंसर ब्रेस्ट कैंसर से 6 गुना ज़्यादा कॉमन है। सारे कैंसर्स कंबाइन कर दो तो भी ज़्यादा कॉमन है, पर हम इसके बारे में बात नहीं करते। विमेन के अंदर हार्ट डिजीज़ अलग तरीके से प्रेजेंट होती है। विमेन के रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, ना केवल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पर अगर उनको जब उनकी प्रेगनेंसी हुई है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन रही है तो उनकी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। या फिर जिस फीमेल के 3 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, पर हम इसके बारे में बात नहीं करते, हम उन्हें ट्रीट नहीं करते। और हमारी स्टडीज़ बताती हैं कि जब एक फ़ीमेल चेस्ट पेन के साथ हॉस्पिटल में आती है तो उसका ट्रीटमेंट जैसा होना चाहिए हम वैसा नहीं कर रहे। और इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है जिसे हम ब्लेम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने, मेरे कलीग्स ने, वो सब कुछ उन स्टडीज़ से आया है जिसमें 85 to 90%, 90% मेल्स होते थे। फीमेल्स को किसी ने स्टडी ही नहीं किया। तो हमारी गाइडलाइंस भी ये कहती हैं कि हम ये अच्छे से नहीं जानते कि फ़ीमेल में हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्ट की प्रेजेंटेशन कैसी होती है। ना केवल रिस्क फैक्टर्स पर प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होती है। तो मैं इस चीज़ को लेके पैशनेट थी। मैं चाहती थी कि हम लोग ना केवल मिशिगन में जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ना केवल यूनाइटेड स्टेट्स में, ना केवल अमेरिका में, पर हम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को फिक्स करें। तो जब मैंने देखा कि हम 500 मेल हैं, हम 5 फीमेल हैं, उसमें मैं अकेली एक फ़ीमेल जो बाहर से आई है वो हूँ, तब मैंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ वर्क करना चालू किया, सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंजियोग्राफी के साथ वर्क करना चालू किया। ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और 5 साल तक जाके बात की अपने कलीग्स के साथ, उन्हें बताया कि हमें फ़ीमेल्स को रिकॉग्नाइज़ करने में ज़्यादा अच्छा काम करना है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं, हमें ऐसे ट्रीट करना है। 5 साल बाद मुझे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने लेजिस्लेचर का रिप्रेजेंटेटिव बनाया। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो हार्ट बिल्स बनते हैं, जो हार्ट डिजीज़ को लेकर पास होते हैं लेजिस्लेचर में, उसमें हमारी से है, एंड वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। और फिर असेंशन हेल्थ सिस्टम, जो वहाँ का लार्जेस्ट हेल्थ सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, उन्होंने मुझे मेडिकल डायरेक्टर अपॉइंट किया पूरे स्टेट ऑफ मिशिगन के लिए, जिसमें करीबन 20 अस्पताल हैं। और उन अस्पतालों में अभी हम लोगों ने एक क्लिनिक शुरू किया था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ, और अब हम लोग 4 और क्लिनिक इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और हम धीरे धीरे इसे ना केवल
असेंशन मिशिगन में, पर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में करेंगे और उसके बाद होपफुली इसे ओवरसीज़ और ग्लोबली करेंगे। पर जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि हम लोग एजुकेशन का सोचते हैं, हम अमेरिका आएंगे एजुकेशन करेंगे, पर इससे घबराना नहीं है। अगर उसके बाद में हमें कोई ऑब्स्टिकल्स दिखती हैं या हर्डल्स दिखती हैं कि हम वहाँ इस्टेब्लिश होकर वर्ल्ड पर अपना निशान छोड़ें, अपना एक स्टैम्प छोड़ें, बल्कि उन हर्डल्स को डील करना चाहिए। जस्ट स्टे देयर और कॉन्स्टेंटली वर्क जो आपका ड्रीम है उसकी तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम निष्ठा से वो बात कर रहे हैं जो अमूमन बेटियां विदेशों में जाने के बाद, पढ़ाई के बाद भारत लौट आती हैं, लेकिन निष्ठा ने अमेरिका क्यों चुना और कार्डियोलॉजी में किस तरह से वे लगातार सेवाएं दे रही है, ये आपको बताते हुए लगातार भारत की उस बेटी को गर्व भी होता है कि मैं भारतीय हूँ, मैं मेवाड़ की वो बेटी हूँ जहाँ से मुझे एक कदम चलने का मौका मिला, लेकिन आज 10 कदम में तय करके अमेरिका में इस्टेब्लिश होते हुए भारत का नाम रोशन कर रही हूँ। कुछ और बातें जानेंगे। मेवाड़ की बेटियों को वैसे हर मुकाम पर हम देखते हैं, लेकिन किस तरह से उदयपुर से यहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद अमेरिका जाने का मौका मिला? तो इसमें सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है माता पिता को। डॉक्टर देवेंद्र सरीन जो मेरे डैड हैं, मिसेस मधु सरीन जो मेरी मॉम है, बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, तो उसका हमेशा हमें एडवांटेज रहा क्योंकि उन्होंने हमें गाइड किया, हमारा साथ दिया। कई बार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैमिली है वो सपोर्ट करे। अगर आपकी बेटी का कोई ड्रीम है, उसे सपोर्ट करिए, उनमें ट्रस्ट करिए, उन्हें फेथ करिए, उन्हें बढ़ाइए आगे, उन्हें डोंट होल्ड देम बैक। प्लस दूसरा, मेरे प्रोफेसर्स जो टीचर्स हैं RNT के, उन्होंने बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी। इतनी अच्छी एजुकेशन है RNT की कि जब हम वहाँ जाते हैं, कई बार हमारे सीनियर्स हमें कॉल करके कंसल्ट करते हैं कि उन्हें पता है कि हम ट्रेंड बहुत अच्छे हैं, हमने इतने पेशेंट्स देखे हैं, इतनी वॉल्यूम देखी है। और हार्ट डिजीज़ में, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो वैल्व की डिजीज़ होती है, वो जितनी यहाँ पर है उतनी वहाँ कॉमन नहीं है। तो हम लोग ऐड करते हैं वहाँ जाके, ऐसा नहीं, हम लोग एक डिफरेंट पेशेंट पॉपुलेशन देखते हैं और वहाँ जाकर हम लोग उनको हेल्प करते हैं। तो मेरे टीचर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, माय हस्बैंड अभिषेक ओझा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी डॉटर 4 साल की नेसा, वो भी हमें परेशान कम करती है, तो उसका भी सपोर्ट है। बट हाँ, आई थिंक इट्स अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू फैमिली एंड एजुकेशन। दोस्तों, ये वो RNT मेडिकल कॉलेज की फैमिली हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई लिखाई में हमेशा ही अपनी दक्षता दिखाई, उसके बाद विदेशों में जाकर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र सरीन जो कि हमेशा ही अपनी सेवाओं को लेकर के लगातार चर्चा में देखे जाते रहे हैं। मधु सरीन मैडम जो हैं वो भी सामाजिक सेवाओं को लेकर लगातार चर्चा में देखी जाती है। लेकिन बेटियों की बात करें तो बेटी सृष्टि और निष्ठा, इन्होंने एक अलग ही मुकाम तय किया। यहाँ से पढ़ने लिखने के लिए लोग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई तो हो ही जाती है, लेकिन कैरियर ही पूरा विदेश में बन जाता है। किस तरह का डेडिकेशन उसके लिए आपको एक एफर्ट्स लगाकर तय करना होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब आप विदेश जाते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। हम लोग सोचते हैं कि केवल हर्डल होगी कि हम एक नई कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे पूरा सिस्टम डिफरेंट है। तो मैं जब इंडिया में पली बड़ी, बैंक अकाउंट पापा ध्यान रखते थे, सोशल सिक्योरिटी पापा ध्यान रखते थे, आप एक फ़ोन उठाओ सब कुछ हो जाता था। वहाँ पर आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके सोशल सिक्योरिटी से लेकर हर सिंगल आपकी लॉन्ड्री तक आपको करनी पड़ती है। तो एक कल्चरल चेंज है, उसमें आपको एकोमोडेट होना पड़ता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे सही रीज़न के लिए जाएं, कि आपका जो रीज़न है वहाँ जाने का वो एक रेवोल्यूशन करना है, एक चेंज करना है। और एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म है, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट हाँ एक कल्चरल चेंज आता है। प्रोफेशनली अगर देखें तो मैं एज अ फीमेल कह सकती हूँ कि एक ऐसे वर्ल्ड में आप घुस रहे हैं जहाँ पर मेनली मेल्स रहे हैं एंड दे आर ग्रेट, वो बहुत अच्छे फिजिशियंस हैं, बट एक फ़ीमेल को अकेले वहाँ जाना, आप 60-70 जैसे टू गिव एन आइडिया, जिस हॉस्पिटल में मैं वर्क करती हूँ वहाँ से लेकर 8 हॉस्पिटल जो अप नॉर्थ हैं पूरे मिशिगन में, वहाँ पर मैं अकेली फ़ीमेल हूँ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, बाकी अराउंड 100-200 मेल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और भले ही इट्स ग्रेट, बट आपको अपना यू हैव टू वर्क हार्डर, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है, पेपर पब्लिकेशन करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप कोई बात बोलें वो केवल इसलिए नहीं कि आपको ये बात लगती है, पर हमेशा ऑब्जेक्टिव डेटा उसके पीछे होना चाहिए। अगर आप उन प्रिंसिपल्स से स्टिक करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको वो रिस्पेक्ट देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं।
बाकी ऑब्स्टिकल्स के मामले में आई थिंक अगर एज लॉन्ग एज आपके पास फैमिली सपोर्ट है, यू डू वेल। इस सेगमेंट में महिलाओं के लिए काफ़ी काम की बातें हैं। हम निष्ठा से जानते हैं भारतीय समाज में महिलाओं का जो एक अपना कार्य क्षेत्र है उसको देखते हुए कार्डिक प्रॉब्लम्स है वो हमेशा देखी जाती है, लेकिन विदेशों में ये महिलाओं में किस तरह का कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच का अगर आप रेशियो देखते हैं तो क्या कुछ हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि कार्डिक प्रॉब्लम्स अमेरिका में ज़्यादा देखी जाती हो महिलाओं में और भारत में कम है, या कुछ ऐसा भी तो कोई डायग्नोस हो पाया इसमें? तो जो कार्डिक प्रॉब्लम्स है फीमेल्स में, उसमें हमें इंडिया के बारे में इतना मालूम ही नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम जो बातें करते हैं वो हम रजिस्ट्रीज से करते हैं। रजिस्ट्रीज एक तरीका है जो गवर्नमेंट हैंडल करती है। जब हॉस्पिटल्स उन्हें बताते हैं हमने ये पेशेंट देखा, चेस्ट पेन का देखा, रिपोर्ट करते हैं। ये सिस्टम्स बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं यूएस के अंदर, इसलिए जो हम डेटा करते हैं, जो बातें करते हैं, वो उन कंट्रीज से करते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर ये डेटा अवेलेबल है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए कि बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिया में ये अवेयरनेस लाएं और स्टडी करें कि फीमेल्स में हार्ट डिजीज़ कितनी कॉमन है। मैं इतने लोगों से बात करती हूँ ओवरसीज़, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, और मैं सरप्राइज्ड हूँ और शॉक्ड हूँ कि इतने लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज़ के लिए ट्रीट करना चाहिए, जिन्हें टेस्ट करना चाहिए, पर वो टेस्टिंग ऑफ़र भी नहीं होती। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर इंडिया में नोइंग कि हम लोग एशियंस हैं, हम जिस तरह का खाना खाते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो जिम जाती हैं, कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो एक्सरसाइज करती हैं। हमारी गाइडलाइंस कहती हैं कि 30 मिनट 5 दिन हफ्ते में हर इंसान को एक्सरसाइज करना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं? हम नहीं करते, और हमें पहली बात ये बात एक्सेप्ट करनी है, और हम नहीं करते तो हम रिस्क फैक्टर्स पे हैं। ऐसे कई इंडियंस हैं जो यूएस आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और जब हम देखते हैं उनकी आर्टरीज, उसमें इतनी ब्लॉकेजेस, हम सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि वो कंप्लेन भी नहीं करते। कल मैं किसी से बात कर रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि उनकी मॉम को चेस्ट पेन हो रहा था 3 दिन तक, उन्होंने किसी को बताया नहीं। चौथे दिन वो कोलैप्स कर गई क्योंकि उनको मैसिव हार्ट अटैक हो गया। वो पेन मेडिसिन लेती रहती हैं, और मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होंगी जब एक फ़ीमेल जाती भी है चेस्ट पेन के साथ या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का कंप्लेन भी करती है। उन्हें कहते हैं भाई तुम्हें तो जनरल बॉडी पेन्स हैं या एंग्जाइटी है या टेंशन है, किसको नहीं होती, और उनको ऐसी मेडिसिन जो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन है वो देख के ट्रीट किया जाता है। और सरप्राइजिंगली ये चीज़ यूएस में भी है, अमेरिका में भी ऐसे बहुत डॉक्टर्स हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जब फीमेल्स चेस्ट पेन के साथ आती हैं, हार्ट डिजीज़ उनके दिमाग में पहला डायग्नोसिस नहीं आता, और ये आना चाहिए। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि इंडिया में जो महिलाएं हैं कार्डिक प्रॉब्लम्स को लेकर डायग्नोस अभी उतना नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इसके लिए किस तरह के एफर्ट्स लगाए जाने चाहिए? क्या इस तरह की जांचें भी अब होनी चाहिए, महिलाओं में भी इस तरह का आना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक इसमें दोनों तरफ से वर्क होना पड़ेगा, फिजिशियंस का भी और महिलाओं का भी, और ना ही केवल महिलाएं बट फैमिली, जिसमें उनके हस्बैंड्स हैं, उनके फादर्स हैं, कि हमको पहले ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि जब किसी फीमेल को चेस्ट पेन हो या शॉर्टनेस, सांस लेने में तकलीफ़ हो, या लाइट हेडेडनेस हो, या थकान महसूस हो रही है, उसे लाइटली नहीं लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम अपने टेस्ट कराएं। आप देखें आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आप देखें आपको डायबिटीज़ है या नहीं, एक टेस्ट होता है A1C, वो कराएं। आप देखें आपकी कमर की सर्कमफ्रेंस कितनी है, अगर आपकी कमर की सर्कमफ्रेंस 36 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप एट रिस्क हैं हार्ट डिजीज़ के। आप देखें आपका वेट कितना है, आप देखें आपके BMI कितनी है। आप गूगल करिए BMI, हम इतनी चीज़ें गूगल करते हैं, हम यूट्यूब पर रहते हैं, पर कभी BMI अपनी कैलकुलेट करिए, देखिए आपकी BMI क्या है। आपकी BMI 18.99 से लेकर 24.99 के बीच में होनी चाहिए, वो नॉर्मल है। अगर वो नहीं है, आपको एक डॉक्टर को देखना चाहिए। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ है या थकान महसूस होती है, हाँ, आपको एटलीस्ट एक EKG करानी चाहिए, ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, और पॉसिबली स्ट्रेस टेस्ट और कैट स्कैन, जो भी आपके डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। अमेरिका में जो डायग्नोस हो रहा है उसका रेशियो आप इंडिया में क्या मानते हैं, और अब यहाँ की गवर्नमेंट को मेडिकल साइंस में क्या कुछ करना चाहिए ताकि महिलाओं में भी इस तरह की केसेस को लेकर के, खासकर हमारा जो लिविंग है उसके प्रति हमें एक कुछ स्टेप और लेना चाहिए, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। तो अमेरिका में भी 2 तरह की पेशेंट पॉपुलेशन है। एक तो है, जैसे मैं न्यूयॉर्क में वर्क किया, मैंने मिशिगन डिट्रॉइट में वर्क किया, तो वहाँ के लोग ज़्यादा विजिलेंट हैं, उन्हें ज़्यादा आइडिया है, तो सैलड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी लिविंग करते हैं। पर ऑल्सो ऐसे एरियाज़ हैं जो रूरल हैं यूनाइटेड स्टेट्स में,
और वहाँ पर हम लोगों ने जो एफ़र्ट्स लिए हैं जो विल बी वेरी हेल्पफुल इवन इंडिया में, वो ये है कि हमने हमारी एक मोबाइल यूनिट है, उस यूनिट में हमारी EKG मशीन है और हम लोग उन एरियाज़ में जाते हैं एटलीस्ट वंस अ मंथ। हमारा टारगेट है 1500 फीमेल्स को स्क्रीन करना विद इन अ ईयर। तो हम उन एरियाज़ में जाते हैं, उन फीमेल्स को स्क्रीन करते हैं, उन्हें 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं और उनमें जिन लोगों को टेस्टिंग की ज़रूरत है हम वो रिकमेंडेशन बनाते हैं उनके लिए। आई डू थिंक ये टाइम है कि जहाँ पर आपको पेशेंट्स को बताना पड़ेगा कि उनके क्या चीज़ें हैं जिससे उनके हार्ट डिजीज़ दिमाग में आनी चाहिए। मुझे ये भी लगता है हम लोग जो एक एफ़र्ट वहाँ कर रहे हैं कि हम फिजिशियंस को ग्रैंड राउंड्स देते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं विमेन हार्ट डिजीज़ के ऊपर, वो एफ़र्ट्स इंडिया में भी आने चाहिए। आई डू थिंक उससे बहुत फ़र्क आएगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए हम लाइफस्टाइल में करें, पहली बात ये है कि अगर हम लोग हार्ट हेल्दी होना चाहते हैं, हार्ट डिजीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, ये एक बार का डिसीजन नहीं होता दिन में, या दिन में 2 बार का डिसीजन नहीं होता कि मैंने लंच अच्छा खा लिया, मैंने डिनर अच्छा खा लिया, मैं हार्ट हेल्दी हो गया। ये एवरी सिंगल टाइम आप अपने मुंह में कोई चीज़ डालते हैं, आप ये सोचिए कि अगर मैं ये एक चिप खाऊंगा या मैं पोटैटो चिप खाऊंगा या मैं फ्राई खाऊंगा या मैं पराठा खाऊंगा, इसमें कितनी कैलोरीज मैं अपनी बॉडी में डाल रहा हूँ। तो यूजुअली हम जो अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो है ट्रायंगल। आप एक ट्रायंगल फॉलो करिए। पहला ट्रायंगल का कंपोनेंट है कि आप खाना कितना खा रहे हैं। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, अगेन सिर्फ आपको गूगल करना है कि कैलोरी रिक्वायरमेंट इस वेट के लिए कितनी है, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। आप देखिए आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं 24 आवर्स के अंदर। अपने खाने को 3 बड़ी मील्स की बजाय 6 छोटी छोटी मील्स में डिवाइड करिए। आपकी जो प्लेट है उसमें जितने रंग हों उतना अच्छा। रंग में भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स से बेटर हैं, फ्रूट्स में शुगर होती है। कौन सा फ्रूट बेटर है उसके लिए आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स गूगल करिए। जिन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है उन्हें अवॉइड करिए, डायबिटीज़ बढ़ाते हैं। जैसे कि बनाना अवॉइड करना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा अंगूर नहीं खाने चाहिए, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। पर अगर आप ब्लूबेरीज़ खा रहे हैं या फिर आप स्ट्रॉबेरीज़ खा रहे हैं या फिर एप्पल खा रहे हैं, ये सब हेल्दियर हैं। आप तरबूज खा रहे हैं वो हेल्दी है। तो इस तरह के फ्रूट्स खाइए जिनमें कम कैलोरीज हों। वेजिटेबल्स आप कभी गलत नहीं हो सकते, खूब जम के वेजिटेबल्स खाइए, धोकर साफ़ करके। ऑफ कोर्स स्पेशली कोविड एरा में आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको 20 से 30 सेकंड अच्छे से धोएं, चलते हुए पानी में सुखाएं और फिर खाएं। ये पहला पार्ट हुआ ट्रायंगल का। दूसरा पार्ट है एक्सरसाइजिंग। जैसे मैंने बताया 30 मिनट्स 5 डेज़ अ वीक किसी तरह की भी एक्सरसाइजिंग करिए, चाहे आप चल रहे हैं। पर ये ध्यान रखिए कि चलते फिरते धीरे धीरे चलना एक्सरसाइजिंग नहीं है। जो एक्सरसाइजिंग 30 मिनट तक करनी चाहिए वो ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए कि आप फुल सेंटेंसेस में बोल नहीं पाएँ। जब आप फुल सेंटेंसेस में बोल नहीं पाएँ तब क्लॉक स्टार्ट होती है और उसके 30 मिनट तक क्लॉक चलती है। और 30 मिनट 5 दिन को आप जैसे चाहें वैसे डिवाइड करिए। अगर आप 10-10 मिनट के वर्कआउट्स करना चाहते हैं जो आपके लिए ईजियर, जो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे वर्क के साथ पॉसिबल नहीं है कि मैं 30 मिनट सुबह वर्कआउट करूँ, तो मैं 10-10 मिनट के वर्कआउट्स करती हूँ 2-3 बार दिन में, जो आपके लिए बेटर है। तीसरा, आप जानिए कि आपकी BMI क्या है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस क्या है, उन नंबर्स को फॉलो करिए और देखिए जो आप कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं। एक बहुत बड़ी बात यहाँ देखने में आती है, इंडिया में हार्ड वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी कि महिलाओं का जो लाइफ स्टाइल है उसमें चाहे वो गांव की महिला हो चाहे शहर की महिलाएं हो, आज भी यहाँ पर एक ऐसा कल्चर देखा जाता है। लेकिन बदलते परिवेश में जैसा कि कोविड है उस दौरान भी लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं। पर ख़ासकर हम बात करें, आपने इतनी सारी बातें बताई, महिलाओं को अब ये तो खान पान के साथ साथ में हार्ड वर्क के साथ में हमारी जो हेल्थ है उसके प्रति हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। बिल्कुल, और आफ्टर कोविड बिल्कुल ये हमें ध्यान रखना है कि कोविड ऐसा नहीं है कि आया और गया। जैसे आज फ्लू है, हमारे साथ रहता है, हम वैक्सीनेशन कराते हैं, हमने सीख लिया कैसे रहना है, वैसे कोविड भी रहेगा। अभी हम सोच रहे हैं सेकेंड वेव आ रही है, पर ये रहेगा और हमें पता है हम बेटर हैं। हम पिछली बार जब कोविड हुआ उससे बेटर हैं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास मास्क हैं, हमें पता है कि कुछ आइडिया है, 100% नहीं पता पर ये आइडिया है कि हमारे बॉडी के साथ क्या कर सकता है। देयर आर मेडिसिन जो हम देते हैं, जैसे फ्लू के लिए हम टैमी फ्लू देते हैं विदिन 24 to 48 आवर्स। अब हम कोविड के लिए भी मेडिसिन हैं जो 24 to 48 आवर्स में देते हैं ताकि सीवियर डिजीज़ प्रिवेंट हो। तो ये रहेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि हम इस डिजीज़ के साथ कैसे रहें बिन अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते हुए। दोस्तों, इंडिया की गवर्नमेंट अभी हमारे मेडिकल साइंस में बहुत कुछ स्टेप लेकर काम कर रही है। खासकर कोविड के दौरान जो कुछ चुनौतियां हमारे सामने रही है उसके बाद में गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। लेकिन समाज में अब एक बहुत बड़ी आवश्यकता देखी जा रही है जागरूकता की, अवेयरनेस की।
अवेयरनेस प्रोग्राम किस तरह के होने चाहिए, निष्ठा से ये भी जान लेते हैं। अगर इंडिया में खासकर महिलाओं के लिए, जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं में कार्डियक प्रॉब्लम होती है लेकिन डायग्नोस नहीं हो पाता है, इस वजह से उनको ये भी जानकारी नहीं होती कि कार्डियक प्रॉब्लम आती है, तो इसका एक रीज़न शायद साइलेंट अटैक भी हो सकता है। बिल्कुल। बट अब हम इन सब के बीच में महिलाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन और एक बेस्ट प्रोग्राम हो, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो किस तरह से और क्या होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। तो अगर आप विमेन को अवेयर करना चाहते हैं, इन माई ओपिनियन तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो हर फीमेल को पता होनी चाहिए कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कि हर फीमेल सेम नहीं है। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो आप हायर रिस्क पे हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाँ, उसके कारण आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। या अगर आपके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, आपने हिस्टेरेक्टमी कराई है, आपकी ओवरीज नहीं है, मेनोपॉज पहले आया है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, बच्चे पहले पैदा हुए, आईसीयू में रहे, कुछ भी अगर ऐसी कोई मेडिकल इशू है, आप एट रिस्क हैं। मुझे लगता है पहला स्टेप है हमारी पेशेंट्स और हमारे जो फिजिशियंस हैं, स्पेशली OB-GYN जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, उन्हें ये आइडिया होना चाहिए कि ये फीमेल्स हायर रिस्क पर हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आपको थकान महसूस हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, उसे अवॉइड मत करिए, कंप्लेन करिए, जाइए अपने चेकअप कराइए, क्योंकि वो कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, वो गंभीर बीमारी भी हो सकती है हार्ट की। और हम अगर जितना वेट करते हैं उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हम ये जानते हैं कि विदिन 30 मिनट के अंदर हम उस आर्टरी को खोलें तो हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं, पर उसके बाद में चांसेस कि वो पेशेंट बचेगा कम होते चले जाते हैं। इनफैक्ट हार्ट इतना वीक हो जाता है और हम उसके बाद उस हार्ट को बचा भी नहीं सकते और कई लोगों की डेथ हो जाती है। निष्ठा, मैं रोकना चाहूँगा आपको। हम कई बार देखते हैं महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने भगवान ने महिलाओं को बनाया इसी तरीके से, या इसी तरह से उनकी एक संरचना है कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकती है। तो कार्डिक प्रॉब्लम्स आप बता रही हैं, क्या कितना % आप मानती हैं कि महिलाओं में ये कार्डिक रेशियो जो मतलब ये एक डिजीज़ है वो पाई? तो जो बात आपने कही कि भगवान ने बनाया है, समथिंग अबाउट इंडियन कल्चर कि हम लोग बहुत जानते हैं, तो देयर इज़ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के वो प्रोटेक्टिव होते हैं, पर इसलिए जो फीमेल्स हैं उनमें हार्ट डिजीज़ मेन के कंपैरिजन में कम होती है जब तक उनका मीनोपॉज नहीं आता। पर जब एक फ़ीमेल 45-50 ईयर्स की हो जाती है और उसका मीनोपॉज आ जाता है, वो रिस्क इक्वल है। तो अगर एक 60 साल की महिला चेस्ट पेन की बात कर रही है कंपेयर टू एक 20 साल की महिला चेस्ट पेन की बात कर रही है, 20 साल की महिला प्रोटेक्टेड है अपने हार्मोन्स के कारण। अगर उसका यूट्रस है तो फिर हाँ वो प्रोटेक्टेड है, बट अगर जो 60 साल की महिला है उसका रिस्क उस चेस्ट पेन के, हार्ट अटैक का उतना ही है जितना किसी मेल का है। तो हाँ, बॉडी प्रोटेक्ट करती है हार्ट डिजीज़ के लिए, बट सिर्फ तब तक जब तक फीमेल हार्मोन से प्रोटेक्टेड है बिफोर मीनोपॉज। ये बहुत काम की बात है और इसको हमने यहाँ डिफ़ाइन करना भी इसलिए ठीक समझा क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से देखा जाता है, उनकी वर्किंग स्टाइल को देखी जाती है, ऐसे में इस डिजीज़ को लेकर के यहाँ क्लियर करना ज़रूरी था। निष्ठा से कुछ और बात करते हैं। विदेश में जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं, वहाँ किस तरह की कैटेगरी महिलाओं में रहती है जिसमें कार्डिक प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है? वहाँ निग्रो जो जिसको हम कहते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं, उन महिलाओं को भी देखते हैं। एक हम उन महिलाओं को भी देखते हैं जो खासकर अमेरिका की एक नागरिक के तौर पे अपना कार्य जो करती है। तो किस तरह की महिलाओं में ज़्यादा ये डिजीज़ पाई जाती है? तो अगर हम महिलाओं को देखें तो उसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो फीमेल्स होती हैं या जिनको हम ब्लैक्स कहते हैं, उनमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है। ना ही केवल ये, ऑल्सो अगर उनमें हार्ट डिजीज़ है तो उनके अंदर डेथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉकेशियन या वाइट फीमेल्स। अगर हम देखें रिस्क फैक्टर्स कि किन विमेन में हम ज़्यादा हार्ट डिजीज़ देखते हैं, वन ऑफ द थिंग्स जो मैं सबसे ज़्यादा, और मैं स्टेंटिंग करती हूँ हार्ट की, तो मैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत देखती हूँ। तो ऐसी फीमेल्स जिनके फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फादर्स को, उनकी मदर्स को हार्ट अटैक जल्दी हुआ था या उनके अंकल्स को हार्ट अटैक जल्दी हुआ था, वो हाई रिस्क पे होती हैं। जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो हायर रिस्क पे होती हैं। ओबेसिटी, जो लोग हैवी होते हैं, यूएस में कई लोग बहुत हैवी होते हैं, उनको डेफिनेटली रिस्क ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर्स। और ऑल्सो जो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, सेडेंटरी रहते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, उन्हें ज़्यादा होता है। और एक कैटेगरी जिसमें लोग टेंशन बहुत रहते हैं,
बहुत स्ट्रेस लेते हैं लाइफ में। स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा कि पेशेंट्स की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आया, एक पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस आया, आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रहे जिनसे कभी आपकी बनती थी, नहीं भी बनती थी, डिवोर्सेस हुए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुई, एंग्जाइटी बढ़ गई, डिप्रेशन बढ़ गया। तो ऐसे टेंशन और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं उनमें हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल का चंक आपकी हार्ट में बचा हुआ है वो रप्चर कर जाता है और उससे मेजर हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। जी। निष्ठा से हमने कई सारी बातें की, निष्ठा से हमने कई सारी बातें की, कुछ काम की बात भी कर लेते हैं जो यहाँ के उस माहौल को लेकर के। यहाँ पले बड़े हैं, अब अमेरिका में रहते हैं और इस बार तो हम सुन रहे हैं कि आप 12 साल बाद आए हैं। बिल्कुल। हमसे प्रॉमिस करिए कि 1-2 साल में आपको इंडिया की विजिट करनी है। मैं प्रॉमिस करती हूँ 1 साल में आऊँगी इंडिया वापस, एवरी ईयर। तो देखिए 1 साल में यहाँ आना होगा। और अगर ये बात है तो बेटियों के लिए भी खुशखबरी है कि वो भारत में हर बार आती हैं तो यहाँ उन सभी बातों को भी शेयर करेगी। साथ ही हम प्रोफेशनली पार्ट की बात करें तो उस एक्टिविटी को भी यहाँ पर करते हुए देखे जाएंगे। हम कुछ और बात कर लेते हैं, जिस तरह से वहाँ आप मेडिकल फील्ड में अपनी सेवाएं देती हैं, क्या ऐसा संभव है कि हम जब भी यहाँ विज़िट बने तो इस तरह का 2 दिन का एक निःशुल्क शिविर जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी रख सकते हैं? बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी है और बिल्कुल जब हम आएंगे ये एक अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर पेशेंट्स 1-to-1 बात कर सकते हैं और हम अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं। और आई डू थिंक कि जब तक हम पेशेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमारी कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे और उन तक नहीं जाएंगे, ये मैसेज कहीं नहीं जाएगा। तो आई अग्री विद यू 100% कि जब हम आएंगे तो 2-3 दिन का निःशुल्क कैंप लगा के उनको स्क्रीन करना, उनके BMI कैलकुलेट करना, उनका वेट चेक करना, EKGs करना और काउंसलिंग देना, बताना कि क्या आप रिस्क पर हैं या नहीं हैं और व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, कौन से टेस्टिंग कराई जा सकती है कि टू मेक श्योर कि आपका हार्ट सेफ है। जी, तो देखिए दोस्तों, हम कोशिश करेंगे अगले साल एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो यहाँ के इंडिया के लोगों के लिए किस तरह के यूज़फुल हो सकते हैं उस पर निष्ठा से 2 दिन का ये प्रोग्राम रखेंगे और राष्ट्र न्यूज़ उस कवरेज को भी आप तक पहुँचाएगी। एक खुशखबरी ये भी है दोस्तों कि हमारा जो चैनल है वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन में भी देखा जा रहा है, कनाडा में भी लोग देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जो दुबई और कुवैत जैसे जो बड़े देश हैं वो भी हमारे लगातार दर्शक जो है इसको देखते हैं। पापा मम्मी ने पढ़ा दिया, अब वहाँ चले गए हैं, लेकिन एक उद्देश्य होता है लाइफ में, मुझे कुछ करना है। क्या सपना है, क्या बड़ा ड्रीम है जिसको अभी सक्सेस करना बाकी है? जब ऐसा होगा कि फीमेल्स की हार्ट हेल्थ को उतनी वैल्यू दी जाएगी जितनी मिलनी चाहिए, ना केवल मिशिगन में, ना केवल US में, ना केवल इंडिया में, पर इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, तब मुझे लगेगा कि जो मैं करने निकली हूँ वो ड्रीम एकम्प्लिश हुआ है। अभी बहुत काम करना बाकी है बट एटलीस्ट एक होप की लाइट है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट। और जब हमें ऐसा लगेगा कि हार्ट डिजीज़ एक लग्जरी नहीं है फीमेल्स के लिए, एक एवरी बेसिक नीड है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफ़िल कर पाए हैं, आई थिंक तब मेरा गोल एकम्प्लिश होगा। ऑफ कोर्स हम मम्मी डैडी से रोज़ आते जाते तो बात होती ही है, बट जहाँ तक रही बात उदयपुर की याद आने की, मुझे उदयपुर की बात हर उस टाइम आती है जब मैं खाने का एक भी निवाला अपने मुंह में डालती हूँ, क्योंकि कहीं भी चले जाओ आपकी रूट्स वही रहती हैं। या जब भी मैं बाहर जाती हूँ, जब भी मैं लोगों को देखती हूँ, मुझे अपने लोग याद आते हैं, मुझे उदयपुर याद आता है। जब भी मैं कोई लेक देखती हूँ मुझे उदयपुर याद आता है। ऑफ कोर्स भले हम यहाँ पे नहीं आए, थैंक्स टू फेस टाइम, कि आप फेस टाइम कर पाते हो, आप अपना घर देख पाते हो, मम्मी पापा को देख पाते हो, सिटी को, वो कहीं बाहर जाते हैं हमें दिखाते हैं। और उदयपुर बहुत डेवलप हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्रिमेंडस डेवलपमेंट। RNT मेडिकल कॉलेज इतना डेवलप हुआ है लास्ट फ्यू ईयर्स में, विच इज़ अमेजिंग और बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट हाँ, उदयपुर जब कोई चीज़ दिल में बसी होती है तो उसकी 1 बार या 2 बार याद नहीं आती, उसकी हर बार याद आती है। ये तो वही बात हो गई कि पूरी विश्व का भ्रमण कर लिया, पूरा विश्व घुमाए, लेकिन उदयपुर तो उदयपुर है, उदयपुर आके लगा कि हाँ हम तो उदयपुर। एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल। तो पहली बात जो मुझे रियलाइज़ हुई वो ये है कि जो मम्मी डैडी ने हमेशा किया, हमारी बातों को सुना।
उस पर ध्यान दिया। जब आप किसी ऐसी जॉब को, आपके बच्चे कोई ऐसी जॉब करेंगे जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, तो उन्हें वो काम नहीं लगेगा और वो उसे पैशन से करेंगे, उसमें वो डबल एफर्ट डालेंगे, ट्रिपल एफर्ट डालेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सुने। हम कई बार ये सोचते हैं कि उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या करेंगे, हमें ज़्यादा मालूम है। और मेरी भी बेटी है तो मैं जानती हूँ कि हम ऐसा कई बार सोचते हैं, पर उनको ग्रो होने का, डेवलप होने का चांस देना चाहिए, उन्हें रीज़न करना चाहिए, उनके ड्रीम्स को एक साइड में किक नहीं करना चाहिए। कोई जॉब छोटी नहीं, कोई जॉब बड़ी नहीं। आज कोई बच्चा अगर डिज़ाइनर बनना चाहता है और हम उसे पुश करके इंजीनियर बनाते हैं, ये ज़्यादा लाइकली है कि वो बच्चा ज़्यादा सक्सेसफुल होता अगर वो अगर वो डिज़ाइनर बनता और वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करता। कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। बच्चों का ड्रीम इम्पॉर्टेंट है, उनका विजन इम्पॉर्टेंट है। उन्हें सुनिए, उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करिए। एसेंशियल हेल्थ सिस्टम के साथ में जुड़कर अपनी सेवाएं दे रही है और निष्ठा से अगली टाइम जब भी यहाँ आती हैं तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम राष्ट्र न्यूज़ के साथ में भी होगा और दर्शकों के लिए उसमें वो सभी जानकारियाँ उपलब्ध होगी जो अभी तक इंडिया में नहीं किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो अवेयरनेस की ज़रूरत है महिलाओं में खासकर, वो उस कार्यक्रम में देखेंगे। और इसी तरह से निष्ठा से बात भी होती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज हित की स्टोरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। और आपने जो समय दिया है, निष्ठा ने हमें जो समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।